का फाइनल खत्म हुए 2 दिन बीत चुके हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अभी भी वो फीलिंग सिंक इन नहीं हो रही है। मैं तो खैर एज के उस पड़ाव पे पहुंच चुका हूं जब मुझ में मैच्योरिटी बहुत ज्यादा आ जानी चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों खेल के मामले में, खासतौर पे क्रिकेट के मामले में, जहां इंडिया का सवाल हो तो वहां इमोशंस ज्यादा हावी हो जाते हैं। लेकिन फिर भी मुझे याद है, अगर मैं कोई बात बताऊं कि जैसा मैंने आपसे कई बार शेयर किया है कि वर्ल्ड कप 1983 का सेमीफाइनल से मैंने ये क्रिकेट देखना शुरू किया, क्योंकि उसके पहले हमारे घर में टीवी नहीं हुआ करता था और हमारे शहर में भी टीवी नहीं आया था उस टाइम तक। 1987 में जो सेमीफाइनल इंडिया हारी थी इंग्लैंड से, उसके बाद जो हमको दुख हुआ था ना, पूरा देश एकदम, जिसको कहते हैं ना कि साहित्यिक भाषा में शोक की लहर दौड़ गई थी एकदम, क्योंकि किसी को भी इतनी उम्मीद नहीं थी कि इंडिया सेमीफाइनल इंग्लैंड से हार जाएगी। उस टाइम इंडिया की टीम बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी, जैसी कि इस बार की इंडिया की टीम थी, और परफॉर्मेंस भी उनकी वैसी ही थी। लेकिन वहां पे भी एग्जैक्टली वही हुआ जो इस बार के फाइनल में हुआ है। और वहां पे ये हुआ कि सेमीफाइनल में टॉस जीत के इंग्लैंड ने पहले बैटिंग की और ग्राहम गूच ने जो स्वीप मार के और इंडियन स्पिनर्स की बिल्कुल धज्जियां उड़ा दी। और वो बिल्कुल ही आउट ऑफ कोर्स एक क्वेश्चन आ गया था इंडियन टीम के बॉलर्स के सामने कि वो उससे पार ही नहीं पा पाए, जबकि पूरे वर्ल्ड कप में 1987 में मनिंदर सिंह जो इंडिया का स्पिनर था, उसने हाईएस्ट विकेट्स लिए थे, 18 विकेट्स उसने लिए थे, जबकि इंडियन टीम सेमीफाइनल में हार गई थी। और उसके बाद भी मतलब सुनील गावस्कर, नवजोत सिंह सिद्धू, चेतन शर्मा, कपिल देव, एक से बढ़ के एक, रवि शास्त्री, ये लोग, इतनी स्ट्रांग टीम थी इंडिया की कि मैं आपको बता नहीं सकता। अनएक्सपेक्टेडली जब ग्राहम गूच ने स्वीप मारना शुरू किया और इंडिया फाइनली जब हार गई मैच, उसके बाद तो जैसे बिल्कुल पहाड़ ही टूट पड़ा। और एग्जैक्टली वैसी ही फीलिंग हुई जैसी कि कल हुई थी इंडिया के मैच हारने के बाद, रादर परसों। तो लेकिन अब मैच हारने से, इंडिया के मैच हारने से कोई जिंदगी तो नहीं रुकती है, और जिंदगी रुकनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि जब भी कभी आपको असफलता हाथ लगती है तो एज अ मैनेजमेंट कंसल्टेंट भी मैं हमेशा यही कहता हूं कि और ये किताबों में लिखा भी गया है कि असफलता का मतलब ये है कि आपने कहीं ना कहीं तो गलती की है। देखिए, हर समय लक की बात करना भी ठीक नहीं है, और खासतौर पे परसों के मैच में इसमें तो लक की कोई बात ही नहीं थी। तो यहाँ तो हम मैच के बाद हमने जो वीडियो किया था, हम उसमें पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। खैर, उसके पहले मैं आपको बताऊं कि इस वीडियो में हम एक तो मैच के बारे में थोड़ी बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे कि मोदी जी जो इंडियन क्रिकेट टीम से मिले, तो वो किसी ने मुझे एक व्हाट्सएप पे एक फॉरवर्ड भेजा है, वो एक ड्रेसिंग रूम का वीडियो, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मैं पहले ही आपको ये बता देता हूँ कि ये वीडियो मेरा नहीं है और ये मुझे किसी ने व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड किया था, तो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ इसमें। और अब ये मुझे पता नहीं है कि ये किसने बनाया था, तो इसलिए मैं उनकी परमिशन तो नहीं ले सकता, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे आप सभी लोगों के साथ ये शेयर करना चाहिए। अगर आप लोगों ने देखा है या नहीं देखा है, तो मुझे लगता है कि मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए। और तीसरी बात, हमारे जो व्यूअर्स हैं, हिमांशु पाल, उन्होंने कहा है कि मार्श ने जो अपना एक फोटो इमेज जो शेयर किया है अपने सोशल मीडिया पे वर्ल्ड कप की ट्रॉफी के ऊपर पैर रख के, तो उसके बारे में मेरा क्या सोचना है, तो वो भी मैं आपसे बात करूंगा। हमारे एक व्यूअर हैं आदि, वो भी बहुत दुखी हुए और उन्होंने कहा कि इस बार की जो हार है, ये 2019 में जो इंडिया की सेमीफाइनल में हार हुई थी न्यूजीलैंड से, उससे भी ज्यादा हर्ट करने वाली हार है। तो मेरा ये कहना है आदि कि हार तो हार ही होती है। अब जैसा कि मैंने आपको कमेंट में जवाब भी दिया है कि इस बार हमको ज्यादा हर्टिंग इसलिए लग रहा है क्योंकि इंडिया की टीम ने जिस तरह से परफॉर्म किया है इस टूर्नामेंट में, जो शुरू के 10 के 10 मैच जीते इंक्लूडिंग द सेमीफाइनल, ऑलमोस्ट सारे मैचेस ही वन साइडेड थे। ऑलमोस्ट क्या, सारे मैचेस थे ही वन साइडेड, किसी भी टीम को इन्होंने पास भी नहीं लगने दिया। तो इस वजह से हम लोगों को उम्मीद बहुत ज्यादा हो गई थी, और मतलब इसमें तो कोई डाउट ही नहीं था कि ये इंडिया की टीम जो थी, ये पूरे टूर्नामेंट की सबसे बढ़िया टीम थी। और अगर आप लोगों को याद हो तो फाइनल मैच के प्रीव्यू में भी मैंने आपसे ये बात कही थी, और इवन फाइनल मैच खत्म होने के बाद भी मैंने ये बात कही कि इंडिया की टीम और ऑस्ट्रेलिया की टीम में 70-30 का डिफरेंस था।
जिसका मतलब यही है कि अगर हम कभी भी इनके साथ 10 मैच खेलेंगे तो ये इंडियन टीम 7 मैच जीतेगी इनसे। लेकिन क्या होता है कि अब फाइनल मैच तो एक ही होता है, अब उसमें जिसने जैसा परफॉर्म किया तो अब आपके सामने नतीजा है। लेकिन अगर ये बात करें कि इंडियन टीम हारी क्यों, तो ये तो अब आप देखिए कि ये बहुत पहले से ये बात चली आ रही है, जिसका अगर मैं 1996 का जो सेमीफाइनल इंडिया का श्रीलंका के साथ कलकत्ता में हुआ था उसके बारे में मैं बात करूं, उस टाइम भी इंडिया की टीम बहुत स्ट्रांग थी। सचिन तेंदुलकर, संजय मांजरेकर, मोहम्मद अजहरुद्दीन और वेंकटपति राजू बहुत अच्छा स्पिनर था। ये सारे प्लेयर्स होने के बाद हम लोग मतलब काफी अच्छे परफॉर्म करते हुए जा रहे थे उसमें, और हम सेमीफाइनल में पहुंच गए। सेमीफाइनल में श्रीलंका से मैच हुआ हमारा, और उसमें श्रीलंका ने पहले बैटिंग की, और बाद में जब हम बैटिंग करने आए तो वहां पे भी विकेट जो था वो इतना ज्यादा स्लो था कि एक टाइम तो इंडिया के कुछ 120 रन पे 8 विकेट हो गए। और जब 120 रन पे 8 विकेट हो गए तो उसके बाद तो क्राउड इतना ज्यादा गुस्सा हो गया। कोलकाता का जो क्राउड है वो वैसे भी इमोशनल ज्यादा होता है, और उस टाइम तक तो वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव भी हुआ करते थे। अब तो शायद उनमें थोड़ी मैच्योरिटी आ गई है, लेकिन उस टाइम तो उन्होंने फिर वो पत्थर फेंकना, बोतलें फेंकना और सब कुछ करना चालू कर दिया, और उसके बाद मैच को बीच में ही बंद करना पड़ा। और मैच के जो रेफरी थे क्लाइव लॉयड, अल्टीमेटली जब मैच नहीं हो पाया तो फिर उन्होंने मैच श्रीलंका को अवॉर्ड कर दिया, और इस तरह से इंडिया श्रीलंका से हार गई। और फाइनली तो खैर फिर श्रीलंका वर्ल्ड चैंपियन बनी, फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हरा के। तो एक ये कंसोलेशन ये हो सकता है कि भाई चलो ठीक है कि अल्टीमेटली हम जिस टीम से हारे वो वर्ल्ड चैंपियन भी बनी। लेकिन फैंस को ये बात समझ में नहीं आती है, और ना हमको भी एज अ क्रिकेट फैन हमको भी ये बात समझ में नहीं आती है। तो शुरुआत मेरा मतलब ये है कि इंडियन टीम जो इस बार भी मैच हारी है, ये मैच हारी है जो पिच इन्होंने सिलेक्ट की है। अब इसके बारे में बहुत सारे लोग अटकलें लगा रहे हैं, मुझे भी बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि ये पिच किसने सिलेक्ट की, और पिच ऐसी क्यों सिलेक्ट की, और ये क्यों किया, वो क्यों किया, इसके बजाय तो नॉर्मल विकेट पे ही खेल लेते। तो अब देखिए, इट इज वेरी इजी टू बी वाइज आफ्टर द इवेंट, लेकिन होता क्या है कि ये बात तो हम मेरे ख्याल से पिछले 3-4 सालों से कह रहे हैं। जब इंडिया में, अगर आपको याद होगा कि पिछले 3-4-5 सालों से जो भी विजिटिंग टीम आ रही है टेस्ट मैचेस खेलने, खासतौर पे टेस्ट मैचेस, तो यहां पर ये लोग क्या करते हैं आप सभी को पता है, ये स्पिनिंग विकेट्स बना देते हैं, और स्पिनिंग विकेट्स बना के और फिर यहाँ इनके अक्षर पटेल और जडेजा और अश्विन, ये सब तीनों मिलके और ये सामने वाली टीमों को एक आधे दिन में पैक कर देते हैं। फिर उसके बाद ये लोग खुद बैटिंग करते हैं, फिर सामने वाली टीम को फिर आउट कर देते हैं। और शुरुआत में तो चलिए ये ठीक है, हालांकि एक बार ये बूमरैंग हो चुका है, जब पूना में 2017 में ऑस्ट्रेलिया के साथ इन्होंने ये किया था, तो वहां पे स्टीव स्मिथ ने सेंचुरी मार दी थी और इंडिया वो मैच भी हार गई थी। तो इंडिया और इंग्लैंड भी, अभी 2 साल पहले जब इंग्लैंड आई थी यहाँ, तो एक पहला वाला टेस्ट मैच उसमें जो रूट ने डबल सेंचुरी मार दी थी और इंडिया वो टेस्ट मैच हार गई थी पहला टेस्ट में। ऐसा कभी कभी इंडिया के साथ भी हुआ है कि उल्टी पड़ गई है इनका जो दांव रहा है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इंडिया ने कंटिन्यू वही किया, और फिर उसके बाद अल्टीमेटली हुआ क्या कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पहले और दूसरे दोनों साइकिल्स में आप होम में इस तरह की पिचेस बना के आप जरूर जीत गए। तो लेकिन क्या हुआ कि फिर फाइनली जो लॉर्ड्स में मैच हुआ वहां पे आपने एंड टाइम पे बहुत गलत डिसीजंस लिए। तो ये क्या होता है कि ये जो क्रंच मैचेस आते हैं, कोई भी फाइनल आता है जो कि वन ऑफ मैच होता है जिसमें आपके पास देयर इज नो चांस ऑफ रिटर्निंग बैक, तो फिर उसके बाद यहाँ पे इनके हाथ पांव खुल जाते हैं। मैं तो यही कहूंगा, ये सुनने में थोड़ा बुरा लगता है लेकिन सच्चाई तो यही है, और वहां पे हमारी सारी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस बिल्कुल सामने आ जाती हैं, और अक्सर वहां पे हमारी स्ट्रेंथ को हम एक्चुअली यूज नहीं करते हुए और हम वहां अपनी वीकनेसेस को छुपाने के लिए जाते हैं। अब घर में आपके स्पिनिंग ट्रैक्स बना के आप ये कहें कि हम मैच जीत गए, और हम अगर ये आर्गुमेंट दें कि इंडियन टीम तो भाई फॉरेन में जाके भी जीतती है, सब कुछ करती है, तो क्या फर्क पड़ता है कि हम घर में स्पिनिंग ट्रैक बनाते हैं और मैच जीत जाते हैं, क्योंकि हम तो बाहर भी जीतते हैं।
तो ये बात सही है। और इसी का अगर काउंटर आर्गुमेंट मैं दूं तो वो ये है कि जब आप बाहर जाके भी जीत जाते हैं तो फिर आप घर में ऐसी पिचेस क्यों बनाते हैं? तो उससे क्या होता है कि सामने वालों को कहने का मौका तो मिलता है ना, आप यहाँ पे भी फेयर विकेट्स बना सकते हैं ना, जैसी ऑस्ट्रेलिया में विकेट्स होती हैं वैसे इंडिया में बना के आप ऑस्ट्रेलिया को हरा सकते हैं। अगर आप ऑस्ट्रेलिया की विकेट्स पे जाके ऑस्ट्रेलिया को हरा सकते हैं तो आप घर पे वही पिचेस बना के ऑस्ट्रेलिया को क्यों नहीं हरा सकते, या इंग्लैंड को क्यों नहीं हरा सकते आप? तो आप यहां क्यों स्पिनिंग विकेट बनाते हैं? फिर अल्टीमेटली उससे होता क्या है कि आपके बैट्समैन की भी टेक्निक खराब होती है, आपके बैट्समैन खुद भी रन नहीं बना पाते। आप खुद भी जानते हैं कि पिछले 2-3 सीरीज जो इंडिया में हुई है उसमें इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट क्या हुआ, कितने लोगों ने सेंचुरी बनाई? वो मेरे ख्याल से एक जो रूट ने बनाई, एक ये आपका रोहित शर्मा ने बनाई थी चेन्नई में, बहुत ज्यादा स्पिनिंग ट्रैक के ऊपर। फिर उसके बाद अभी जो रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज हुई है उसमें विराट कोहली ने बनाई, उस्मान ख्वाजा ने बनाई, और उसके अलावा तो मुझे कुछ याद नहीं है जो किसी ने सेंचुरी बनाई हो। तो आपके खुद के बैट्समैन भी कंप्लेंट करते हैं कि हमारा खुद का भी बैटिंग एवरेज डाउन हो रहा है इस तरह की विकेट्स पे खेल के, और इस तरह की विकेट्स पे खेल के आपकी कोई बहुत ज्यादा टेक्निक भी इंप्रूव नहीं हो पाती है, क्योंकि आपको हर जगह तो ये विकेट्स मिलते नहीं है। तो बाकी वनडे और T20 इनमें तो खैर फ्लैट विकेट्स ही होते हैं। यहां पे आपने वनडे जो मैचेस का वर्ल्ड कप के फाइनल में आपने इस तरह की विकेट क्यों बनाई, और ये किसका डिसीजन है? बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं मुझसे कि किसका डिसीजन है। देखिए, बीसीसीआई ये कोई डिसीजन नहीं लेती है कि आप विकेट कौन सा बनाएं, क्या बनाएं, क्योंकि बीसीसीआई कभी भी डिक्टेट नहीं करना चाहेगी। जिस विकेट के ऊपर आपकी टीम कंफर्टेबल होगी वही विकेट प्रोवाइड किया जाएगा। अब यहाँ पे भी बहुत अच्छा विकेट बनाया जा सकता है। अहमदाबाद में 10-11 पिचेस होती हैं, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, मिक्स्ड वाली। अब उसमें से जो आईपीएल में भी जो फाइनल मैच हुआ था, या आईपीएल में भी जो मैचेस होते हैं, आप देखते हैं कि वो बैटिंग फ्रेंडली विकेट्स होते हैं। अगर मान लीजिए ये फाइनल का मैच बैटिंग फ्रेंडली विकेट पे खेला जाता तो आपको क्या लगता है कि ये इंडिया हार जाती मैच? लेकिन जिस तरह से ये विकेट चूज किया गया, अब इसमें तो आपने नतीजा देख ही लिया कि क्या हुआ, क्योंकि आप सोच ही नहीं पाए कि क्या हो सकता है। और अफसोस की बात यह है कि रोहित शर्मा ने भी टॉस जीतने के बाद ये कहा कि मैं तो बैटिंग ही करना चाहता था। इसका मतलब यह है कि आपने मामले की गंभीरता को समझा ही नहीं। और वहां तो न्यूज ये आ रही थी कि पैट कमिंस तो मैच शुरू होने के पहले 12:30 बजे से ये अपने सारे बॉलर्स को लेके वहां पे बॉलिंग की प्रैक्टिस करने पहुंच गया था, जबकि मैच 2 बजे शुरू होने वाला था। इसका मतलब ये है कि उसको तो बहुत अच्छी तरह से पता था कि इंडियन टीम अगर टॉस जीतेगी वो बैटिंग ही करेगी, और हमको टॉस जीत के इंडिया को बैटिंग ही करवाना है, क्योंकि हमें इस विकेट का फायदा लेना है। जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा होगा कि सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा ये चल रहा था मैच के एक दिन पहले कि पैट कमिंस तो पिच की पिक्चर्स ले रहा है, और वो पिक्चर्स ले लेके उसने पूरे ऑस्ट्रेलिया में सब जगह भेज दिया एडवाइस लेने के लिए और ये लेने के लिए। ये सुनने में भी आया कि रिकी पॉन्टिंग ने पैट कमिंस को ये कहा कि कोई टेंशन की जरूरत नहीं है, जैसा ये विकेट है उस पर अकॉर्डिंगली आपको बॉलिंग ढंग से करनी है। बस को समझ में आ गया था कि हमारी प्लानिंग क्या है। यहां हम मार खा गए कि हमने अपनी प्लानिंग चेंज ही नहीं की। हम बैटिंग में थोड़ा घबरा गए। बैटिंग में क्या घबरा गए, जब आप इस तरह की पिच सिलेक्ट करते हैं तो माइंडसेट तो आपका यहीं से पता चल जाता है। तो इनफैक्ट ऑस्ट्रेलिया का तो पलड़ा उसी टाइम भारी हो गया था मेंटली, फिजिक और साइकोलॉजिकली, जब उन्होंने इस तरह की विकेट देखी। तो उन्हें मालूम था कि इंडिया डरी हुई है। अगर ये एक बैट्समैन फ्रेंडली विकेट होता या नॉर्मल विकेट होता तो उस केस में ऑस्ट्रेलिया को बहुत ज्यादा डर रहता, क्योंकि फिर इस तरह की इंडिया की स्ट्रांग बैटिंग लाइनअप के साथ उनका मैच कर पाना बहुत मुश्किल था। पहले ही माइंडसेट इंडिया का समझ में आ गया था कि ये लोग डरे हुए हैं, इस तरह से इन लोगों ने विकेट चेंज किया है। तो उनको ये भी पता था कि ये लोग पहले बैटिंग ही करना चाहेंगे, तो उनके लिए तो हर हालत में विन विन सिचुएशन ही थी। वो टॉस जीते या टॉस हारे, उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। उनको तो मालूम था कि उन्हें पहले बॉलिंग ही करनी है, इसलिए वो मैच के दिन 12:30 बजे से आके बॉलिंग की प्रैक्टिस करने लगी। और उन्होंने एक भी बॉल इधर उधर नहीं फेंकी। विकेट के अलावा उनके बॉलर्स ने कोई बॉल ही नहीं फेंकी। उनको जो स्लोअर बाउंसर्स करने थे उन्होंने भरमार लगा दी। ऑस्ट्रेलियन बॉलर से हम उम्मीद करते हैं कि 140 और 45 की स्पीड पे बाउंसर्स मिलेंगे।
लेकिन उन्होंने तो 120 की स्पीड में बाउंसर किए और हमारे बल्लेबाजों के पास उसका कोई जवाब ही नहीं था। काउंटर अटैक करने के बारे में हमने सोचा ही नहीं। हमारी सारी स्ट्रेटेजी जो पूरे टूर्नामेंट में रही, जो हम चढ़ के खेलते रहे, अग्रेसिव क्रिकेट खेलते रहे, वो रोहित शर्मा के आउट होने के बाद एकदम से हम शेल में चले गए। वो हमारा अटैकिंग मोड जो है वो पूरा खत्म हो गया, बंद हो गया और हमारे दिमाग के दरवाजे भी बंद हो गए। तो यहां तो टेक्टिकली बहुत ज्यादा सुपीरियर रही ऑस्ट्रेलिया की टीम। देखिए, वी मस्ट गिव क्रेडिट वेयर इट इज ड्यू, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया हैव रियली आउटप्लेड इंडिया एंड आउट थॉट इंडिया। तो अब इसके बारे में आप दुखी हो या कुछ भी हो, बल्कि मैं तो कहता हूं कि ये बहुत अच्छा मौका है वो सीख लेने का कि हमको अपनी स्ट्रेंथ से कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम कहीं वीक पड़ रहे हैं और हमको नॉर्मल क्रिकेट खेलनी चाहिए। जैसा भी विकेट है वो दोनों के लिए बराबर है, तो आप फेयर विकेट बनाइए ना, और उसके बाद फिर हम बात करते हैं। लेकिन अब इंडिया में जब देखिए वर्ल्ड कप इंडिया में होने का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि ड्यू तो यहाँ आएगी ही, अब कभी भी हो। और फिर ये जो क्रिकेट का जो इकोनॉमिक्स है और कमर्शलाइजेशन है, इसकी वजह से अब आप ये भी नहीं कर सकते कि इंडिया के या किसी भी वर्ल्ड कप में इंडिया में मैचेस दिन में करवाए जाएं, जिससे कि ड्यू का इफेक्ट नलीफाई हो जाए। ऐसा भी नहीं हो सकता। तो अब इंडिया में जब मैचेस होंगे तो फिर ये ड्यू से तो आपको जूझना पड़ेगा और फिर यहाँ पे लक का बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है। अब उसके लिए ये बेस्ट तरीका ये होता कि जैसे आपने वानखेड़े में सेमीफाइनल खेला था न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, कि आपको मालूम था कि बाद में ड्यू आ सकती है, लेकिन आपने टॉस जीत के पहले बैटिंग की और आपने 400 रन बना दिए। तो अब 400 रन बनाने के बाद ये लोग तैयार थे कि भाई ठीक है, बाद में जो भी होगा, अगर ड्यू भी आएगी तो देखा जाएगा। और बाद में ड्यू आई भी हल्की सी, लेकिन इन लोगों ने कंट्रोल कर लिया क्योंकि इन्होंने बैटिंग उस तरह से की थी। और वो बैटिंग इस तरह से क्यों कर पाए? क्योंकि विकेट नॉर्मल था। परसों के विकेट में तो आप कुछ भी कर ही नहीं सकते थे। तो आप का तो पूरा गेम जो है वो डिटरमिन हो रहा था विकेट से, और विकेट का फायदा ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स ने बहुत अच्छा उठाया, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब खैर चलिए, जो भी है, गलतियां जो हुई हैं वो तो हम डिस्कस कर चुके हैं कि हम कहाँ पे मैच हारे, हम क्या इम्प्रूव कर सकते थे। लेकिन ये जो सेमीफाइनल और फाइनल में मैच हारने का जो डर है, इसको तो इंडियन टीम को छोड़ना पड़ेगा। इसके बिना कुछ चारा है नहीं। अदरवाइज आप इस तरह से हारते रहेंगे और वो दिन, हालांकि लोग दबी जबान में कहते जरूर हैं कि इंडिया भी चोकर्स हैं साउथ अफ्रीका की तरह, लेकिन मैं इस बात को मानता नहीं हूं। लेकिन ये अगले 1-2 साल में भी अगर इस तरह से इन्होंने किया तो फिर इनके ऊपर भी ये टैग लग सकता है और इस टैग से इनको जल्दी से जल्दी छुटकारा पाना पड़ेगा। और उसके लिए जरूरी है कि आप टाइटल्स जीतें। अब देखिए, क्रिटिसाइज करने के लिए बहुत सारे लोग इंडियन टीम के साथ सिंपैथाइज कर रहे हैं, बहुत सारे क्रिटिसाइज कर रहे हैं और बहुत कुछ तो बहुत वोकली क्रिटिसाइज कर रहे हैं। कुछ यूट्यूब चैनल्स के क्लिप्स मेरे पास आए मेरी फीड में, और उसमें देखा तो लोग बात तो बड़ी गालियां भी दे रहे हैं। देखिए, क्रिटिसाइज तो मैं भी इंडियन टीम को बहुत ज्यादा करता हूं, और आप अगर मेरे पुराने वीडियोस देखेंगे, जब हम वर्ल्ड कप की टीम डिक्लेयर होने के पहले जब हम प्रिपरेशन कर रहे थे, तो उस टाइम भी आपने मेरे अगर वीडियोस देखे हो तो मैं भी बहुत ज्यादा वोकली क्रिटिसाइज करता था। लेकिन अब इस मौके पे आपने देखा होगा, मैच के बाद भी मैंने क्रिटिसाइज नहीं किया और अभी भी मैं क्रिटिसाइज नहीं करना चाहूंगा। कि मैं उस बारे में बाद में बात करूंगा। पहले तो मैं आपके साथ वो वीडियो शेयर करना चाहता हूं जो मुझे व्हाट्सएप पे किसी ने भेजा था। अब उस वीडियो के ऊपर तो खैर लिखा हुआ है कि नहीं मिस्टर रौनक वर्मा का नाम, लेकिन मुझे पता नहीं कि इस वीडियो का ऑथर कौन है। तो मैं उनसे वैसे ही माफी मांगता हूं कि मेरे पास आपकी परमिशन तो नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ लोगों के साथ ये वीडियो शेयर किया जाना चाहिए कि जब प्रधानमंत्री मोदी मैच खत्म होने के बाद इंडियन ड्रेसिंग रूम में गए और खिलाड़ियों से मिले, तो आप जरा ये देखिए, फिर उसके बारे में हम बात करेंगे। आप लोग पूरा 10-10 गेम जीत के आए हो, ये तो होता रहता है। दूसरा ये भाई, देश आप लोगों को देख रहा है। मैंने सोचा मिल लूंगा सबको। होता है। कहाँ रहो कहते हैं, अरे आप लोग मेहनत बहुत की है, लेकिन कहाँ बाबू ढीलो ना पड़ दो। समय
बहुत अच्छा किया है इस बार। तू तो गुजराती बोलतो होइस ने? થોડું તાર તો घर से सो आप लोग बहुत अच्छी मेहनत की है और चलिए होता है। अब होता रहता है ऐसा। हाँ, और साथियों को एक दूसरे को जरा हौसला बुलंद करते चलिए। और जब आप लोग फ्री हो गए कभी दिल्ली आएंगे तो बैठूंगा आप लोगों के साथ। मेरी तरफ से निमंत्रण है आप सबको। तो आप लोगों ने देखा किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी मिले और एग्जैक्टली उसी तरह से मिले जिस तरह से एक देश के प्रधानमंत्री को अपनी टीम के हारने के बाद मिलना चाहिए। और यहाँ आप लोगों को ये भी पता होगा कि इंडियन टीम के शुरुआत के 2-3-4 मैचेस के बाद जब ये टीम कंटिन्यूसली जीतती जा रही थी तो प्रधानमंत्री मोदी भी कंटिन्यूसली टीम को एनकरेज करने में लगे हुए थे। हर बार उनका ट्वीट आता था, हर बार कुछ ना कुछ मैसेज आता था उनकी तरफ से। तो ये बहुत ही जरूरी था कि जब इंडियन टीम इस तरह से मैच हार गई है तो वो फिर टीम के पास जाएं और उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट करें। तो अब देखिए, क्रिटिसाइज करने को तो हम सभी कर सकते हैं, लेकिन एक बात तो बिल्कुल तय है और इसमें कोई शक नहीं है। आप लोग जितने लोग भी ये दुखी भी हैं, सब कुछ है, और ये जो वीडियोस देख रहे हैं उसमें से बहुत सारे लोग नाराज भी होंगे, सब कुछ हो, लेकिन एक तो बात आप कोई भी अपने दिल पे हाथ रख के ये नहीं कह सकते कि इंडियन टीम ने मतलब मेहनत नहीं की। मेहनत तो सभी ने बहुत की और बहुत जान लगा के खेली, पूरी बाजी बहुत जान लगा के खेली। आखिरी में थोड़ी गड़बड़ हो गई और वो गड़बड़ कैसे हुई अब वो तो जैसे अब वो डिबेटेबल है ये बात, लेकिन मैं ये मानता हूं कि ये कप्तान और कोच इन लोगों की तो नजर में होगी ये बात कि विकेट किस तरह का होने वाला है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि कोई और बिल्कुल थर्ड पर्सन ही ये विकेट डिसाइड कर दे। तो खैर चलिए, अब उसके बारे में बात करने का फायदा नहीं है, उसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। लेकिन मेरा कहना यह है कि इन लोगों ने मेहनत तो बहुत की, बहुत ज्यादा खून पसीना बहाया और 45 दिन तक जो इतना कंसंट्रेशन के साथ इतना ट्रेवल करते हुए सब कुछ किया, तो इस वजह से हम इनको ये डिस्कार्ड तो नहीं कर सकते कि ये टीम एकदम ही खराब है। इस बारे में तो मेरे ख्याल से किसी को भी कोई डाउट नहीं होगा कि इंडियन टीम इस टूर्नामेंट की सबसे बढ़िया टीम थी, खेली भी बहुत अच्छा। कहने को ये भी बात की जा सकती है कि टीम अच्छी वही होती है जो फाइनली टूर्नामेंट जीते। तो इस बारे में मेरा थोड़ा सा ख्याल अलग है। वो इसलिए कि देखिए, ये कोई भी मैच, वनडे टूर्नामेंट, T20 मैच, ये देखिए एक दिन के मैच होते हैं और इसमें उस दिन किसी टीम का लक भी अच्छा हो सकता है। और यहां पे मैं ये कहूंगा कि ऑस्ट्रेलिया का लक ये अच्छा था कि इंडिया ने विकेट गलत सिलेक्ट किया। तो इसमें कोई डाउट नहीं है, आई एम नॉट टेकिंग एनी क्रेडिट अवे फ्रॉम द ऑस्ट्रेलियन टीम दैट दे बोल्ड परफेक्टली वेल। ये तो बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रॉर्डिनरी बॉलिंग उन्होंने की थी, प्लानिंग उनकी बहुत अच्छी थी, लेकिन इंडियन टीम भी इतनी बुरी नहीं थी। मैं तो ये कहूंगा कि टीम को सपोर्ट की ही जरूरत है। ऐसे में अगर हम नाराज होते हैं या गालियां निकाल भूल जाते हैं कि पहले 45 दिन जो इन लोगों ने हम लोगों को एंटरटेन किया है और जो हम लोगों को खुशियां दी हैं, तो हम वो भी स्नैच कर रहे हैं उनसे, ये उनका जो क्रेडिट है। अल्टीमेटली हम 45 दिन तक तो बहुत खुश रहे। तो एक दिन अगर किसी टीम ने गलत परफॉर्म किया या कुछ गलत डिसीजन ले लिया तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वो देशद्रोही हो गए और उन्होंने देश के अगेंस्ट काम किया। तो ये तो मेरे ख्याल से थोड़ी सी ज्यादती होगी कहने की। मैं तो ये कहता हूं कि अभी लोग आगे कह रहे हैं रोहित को निकालो, विराट को निकालो, ये करो वो करो, बल्कि मुझे तो ये लगता है कि अभी ये टाइम है कि इन लोगों से जितना ज्यादा ये लोग खेल सकते हैं उतना खिलाना चाहिए अगले 2-3 साल तक, जितना भी इन लोगों की इच्छा है खेलने की। क्योंकि अब मेरे ख्याल से ये हम लोगों को वो रिटर्न कर सकते हैं जो अभी तक शायद ये नहीं दे पाए। और अब इन लोगों के पास मैच्योरिटी भी बहुत है, अब हार का एक्सपीरियंस भी है। तो मेरे ख्याल से अब इस एक्सपीरियंस का सबसे ज्यादा फायदा उठाने की जरूरत है और यंग लोगों को टीम में लें अगर जरूरत है। आप देखिए, ये भी देख लीजिए आप, ये बात फैक्ट है कि ये जो टीम है, मेरे ख्याल से कोई भी आदमी इंडिया में ये नहीं कह सकता कि ये टीम गलत सिलेक्ट हुई थी या इसमें एक खिलाड़ी था जो डिजर्व नहीं करता था। टीम का कॉम्बिनेशन जो है, शुरुआत में हमने बात की थी कि यजुवेंद्र चहल को होना चाहिए,
लेकिन बाद में मैंने तो कम से कम ये सोचा कि यजुवेंद्र चहल जो टीम में नहीं आ पाया है उसमें उसकी भी कुछ तो गलती है ना। उसने अपनी बैटिंग बिल्कुल भी इंप्रूव नहीं की। फील्डर वो कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है। फिर जब आप एक एवरेज बॉलर हो, और मैं एवरेज बॉलर इसलिए कह रहा हूं कि कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलर तो नहीं है ना वो शेन वॉर्न की तरह कि वो किसी भी विकेट पे आपको विकेट निकाल के दे देगा। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप एक एवरेज हो या एवरेज से थोड़े से बेटर बॉलर हो और फिर आपकी बैटिंग बिल्कुल ही जीरो है और फील्डिंग भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है, फिर तो वर्ल्ड कप की टीम में सेलेक्ट होना मुश्किल ही था। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि टीम तो बहुत अच्छी सिलेक्ट हुई थी, एक भी प्लेयर ऐसा नहीं था जिसको टीम में नहीं होना चाहिए था, और टीम ने परफॉर्म भी बहुत अच्छा किया। तो अब हम शिकायत सिर्फ यही कर सकते हैं कि आप एंड टाइम पे शायद आपने डिसीजन गलत ले लिया, तो आगे आप इसकी भरपाई करो, और हमारी शुभकामनाएं तो फिर से साथ है। और अब जब बायलैटरल सीरीज होगी और सब कुछ होगा तो हम आपको फिर क्रिटिसाइज करेंगे, फिर गालियां देंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन वर्ल्ड कप टूर्नामेंट्स होंगे या आईसीसी टूर्नामेंट्स होंगे तो हम फिर सपोर्ट ही करेंगे, उसके अलावा तो हम कुछ करते भी नहीं है वैसे भी। तो बाकी अब एक लास्ट बात करते हैं मिचेल मार्श की जो कंट्रोवर्सी। हिमांशु पाल ने कहा कि मेरा क्या मानना है इस बारे में, और हिमांशु का ये भी कहना है कि ये तो मतलब ठीक नहीं है और ऐसा नहीं करना चाहिए, तो ये डिसरिस्पेक्ट है ट्रॉफी का। तो मैं ये कहता हूं कि देखिए, ये अब इसके बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है जब तक उस आदमी से खुद ना पूछा जाए कि भाई तुमने अपना फोटो सोशल मीडिया पे पेस्ट किया है और आपने ये पैर के नीचे वर्ल्ड कप की ट्रॉफी रखी है, तो ये उनकी कंट्री का कल्चर है जहां वो इसको अलाउ करते हैं। और मेरे ख्याल से आप लोगों में से शायद बहुत कम लोगों को पता हो कि ये खुद पैट कमिंस ने उसका फोटो लेके और सोशल मीडिया पे पोस्ट किया था। तो अब ये हमारा कल्चर है इंडिया का कि भाई हमारा तो कहीं पैर किताब को लग जाता है तो हम किताब को माथे से लगा लेते हैं, या किसी को भी हमारा पैर लग जाए तो हम उनका आदर करते हैं, पैर छू लेते हैं, ये सब करते हैं। तो ये हमारा कल्चर है। उनका कल्चर अगर इस चीज को अलाउ करता है तो फिर ये वो जाने। और दूसरी बात ये है कि अब अगर इसके ऊपर किसी को ऑब्जेक्शन लेना है, अगर कोई ऐसा समझता है कि ये वर्ल्ड कप की ट्रॉफी का डिसरिस्पेक्ट है, तो ये फिर आईसीसी को इसके बारे में बात करनी चाहिए, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड से, कि इस तरह से आप क्या कर रहे हो। मिचेल मार्श का ये भी एक इंडिकेशन हो सकता है सटल तरीके से कि यार ये जो वर्ल्ड कप है तुम लोगों के लिए बहुत बड़ी चीज होगी, हम तो वैसे भी इसको 6 बार जीत चुके हैं। और फैक्ट तो ये है कि मतलब मुझे जहां तक अंदाजा है, ऑस्ट्रेलियन टीम, मेंस टीम और वुमेन्स टीम, ये दोनों टीमें क्रिकेट की, ये मिला के मेरे ख्याल से T20 और ओडीआई मेरे ख्याल से कम 20 टूर्नामेंट जीत चुके हैं ये लोग। तो इनके लिए तो घर वाली बात है, इनके लिए तो बहुत आम बात है। ये हमारे जैसी टीम्स हैं जो कि अभी तक सिर्फ 2 बार ही टाइटल जीत पाई हैं। फिर 1975 से लेके अभी तक हम लोग 2 बार ही टाइटल्स जीते हैं, ऑस्ट्रेलिया 6 बार जीत गई। फिर बाकी बहुत सारी टीमें जो हैं वो 1 बार भी नहीं जीत पाई हैं। तो इस ट्रॉफी की इंपॉर्टेंस तो उन कंट्रीज से पूछना चाहिए। जहां तक डिसरेस्पेक्ट का सवाल है, तो अब ये कल्चर वाली बात है और एक ये स्टेटमेंट देने वाली बात है कि या तो ये वो कहना चाहता है कि भाई तुम जिसके लिए इतने ज्यादा तड़प रहे हो, हम तो उसको पैरों के नीचे रखते हैं। तो ये अब मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूं कि आप इसको किस तरह से इंटरप्रेट करते हैं। आई जस्ट वुड लाइक टू इग्नोर दिस, क्योंकि इफ इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ ओवर कॉन्फिडेंस और एनीथिंग, देन डेस्टिनी वुड ब्रिंग इट डाउन, क्योंकि ये तो खेल की बात है। और इसमें कोई डाउट नहीं है कि अगर इंडियन टीम जीतती तो इस ट्रॉफी को अपने माथे के ऊपर रखती, और जब भी ये जीतेंगे तब माथे पर ही रखेंगे, और तब मेरे ख्याल से ये लोग अपना फोटो सोशल मीडिया पे पोस्ट करके मिचेल मार्श को और पैट कमिंस को टैग भी करेंगे। तो ये हमारा तरीका होगा जवाब देने का। अब ऑस्ट्रेलियन टीम के बारे में तो आप लोगों को वैसे भी पता है, 2021 में जब ये T20 का वर्ल्ड कप जीते थे तो ये लोग अपने जूतों में बियर भर के पी रहे थे। अब वहां पे शायद ये भी कल्चर है कि जब ये लोग करते हैं सर्फिंग वगैरह के जो उनके चैंपियनशिप्स होते हैं, उसमें शायद ये लोग इस तरह से सेलिब्रेट करते हैं कि जूते में बियर भर के पीते हैं। अब हमारे यहाँ तो बियर पीने का भी कल्चर नहीं है, और जूते को तो बिल्कुल भी हाथ में भी नहीं उठाया जाता है।
तो ये कल्चर का डिफरेंस है। अब बात उसको मतलब कल्चर या रिस्पेक्ट या रिलीजन या फिर हाइजीन की बात करें, मतलब जूते में कुछ भी रख के कोई कैसे पी सकता है? तो अब ये है उनका कल्चर, तो ये उनको ही मुबारक हो। तो इसके बारे में ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। अगर वो चिढ़ा भी रहे हैं तो अभी तो वो जीते हुए हैं। इसका बेस्ट जवाब यही होगा कि हम अगला वर्ल्ड कप जीतें और ट्रॉफी को चूमते हुए या अपने माथे पे रख के और उसकी पोस्ट करें सोशल मीडिया पे इमेज। तो देयर कैन नॉट बी मोर बिफिटिंग रिप्लाई देन दिस। तो चलिए आप बताइए आपका क्या आइडिया है इस बारे में, आप लोगों के क्या कमेंट्स हैं, आपको कैसा लगता है मिचेल मार्श का क्या है, और मोदी जी जो प्लेयर्स से मिले आप लोगों को कैसा लगा। मिलते हैं फिर। अब 23 तारीख को इंडिया का फिर से T20 का मैच है, तो मिलेंगे मैच के बाद। आई एम विकास सक्सेना, द बायस्ड एनालिस्ट। थैंक यू सो मच।